स्वागत है आपका पॉलिटिकल साइंस कक्षा 10 की किताब लोकतांत्रिक राजनीति भाग 2 के महत्वपूर्ण टॉपिक अध्याय 2 है ये संघवाद में। और ये जो संघवाद है यह अपने आप में भारतीय संविधान का बहुत ही महत्वपूर्ण लक्षण है। मतलब भारतीय संविधान का जो मौलिक ढांचा कहा गया है वह मौलिक ढांचा है, इसी से संबंधित है। संघवाद को अगर हम आसान भाषा में समझे तो इसका अर्थ है सत्ता का दो या दो से अधिक स्तरों पर बंटवारा। इसे ही संघवाद कहा जाता है। संघ का मतलब होता है संगठन। भारत अपने आप में एक विशाल देश है, विविधता वाला देश है, बहुत बड़ा संगठन है। यहाँ पर हजारों तरह के लोग हैं, अलग अलग संस्कृतियां हैं, अलग अलग भाषाएं हैं और विविधताएं हैं। और इन विविधताओं को एक सरकार के द्वारा संभालना आसान नहीं है। इस कारण भारत में जो व्यवस्था अपनाई गई है उसे संघीय शासन व्यवस्था कहते हैं। उसे ही आज हम सरल शब्दों में पढ़ेंगे संघवाद के नाम से। तो सर्वप्रथम तो संघवाद की परिभाषा यहाँ इस अध्याय में दे रखा है कि संघवाद शासन की ऐसी व्यवस्था है जिसमें शासन की शक्ति केंद्रीय प्राधिकरण और उसकी विभिन्न प्रांतीय इकाइयों में बटी रहती है। अब प्रांतीय इकाइयां जैसे केंद्र सरकार तो एक ही है, उसके अभी वर्तमान मुखिया राजनीतिक रूप से नरेंद्र मोदी है और उसके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है वह द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति महोदया है। लेकिन उसके अलावा भारत में अभी 28 राज्य प्लस 8 यूनियन टेरिटरी है। 28 तो राज्य है और 8 डी है। ये सब व्यवस्थाएं संघीय व्यवस्था कहलाती है। तो संघीय व्यवस्था में मेन जो दो तत्व है वह होना अनिवार्य है, उसके बिना संघीय व्यवस्था नहीं कहला सकती है। तो इस संघीय व्यवस्था को हम दो भागों में बांटते हैं। पहली है केंद्र सरकार। केंद्र सरकार में जैसा मैंने भी नाम बताया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति श्री द्रौपदी मुर्मू, उनकी कैबिनेट, ये सब क्या है संघीय व्यवस्था में केंद्र सरकार। अब जैसा भारत का संविधान का पहला अनुच्छेद कहता है इंडिया दैट द भारत शेल बी यूनियन ऑफ द स्टेट। ये हमारा जो राज्यों का संघ है इसमें प्रांतीय सरकारें 28 है और उसके अलावा 8 केंद्र शासित प्रदेश है। और 8 केंद्र शासित प्रदेश में भी जम्मू कश्मीर, दिल्ली और पुदुचेरी के अपने सीएम है, अपनी विधानसभाएं हैं, लेकिन उनके पास शक्तियां कम है, अपेक्षाकृत कम है। अब यहाँ दो शब्द आए, एकात्मक बनाम संघात्मक शासन व्यवस्था। जैसे हर शब्द अपना अर्थ खुद बताता है, तो यहाँ पर एकात्मक का अर्थ है जहां पर शासन का सारा संचालन एक ही तत्व के द्वारा हो, उसे एकात्मक कहा जाता है। ब्रिटेन और श्रीलंका ये छोटे देश है, यहाँ पर केंद्रीय सरकार के अलावा अन्य सरकार नहीं होती है, इस कारण इसको एकात्मक शासन अपनाया गया है। और भारत है, अमेरिका है, यह संघात्मक शासन वाले हैं। अब संघवाद की विशेषताएं जानते हैं। अब संघवाद की विशेषताएं क्या क्या है? तो संघवाद की पहली विशेषता दो या दो से अधिक स्तर होते ही है, दो होंगे या दो से अधिक होते हैं। केंद्र होती है, राज्य होते हैं, स्थानीय सरकारें भी जुड़ गई है। 1992 के बाद में स्थानीय सरकारें, पंचायती राज है, नगर पालिकाएं ये जुड़ गई है। एक ही नागरिक समूह पर शासन करते, ये करते ही है एक ही नागरिक समूह। जैसे हम राजस्थान के लोग हैं, हमारे मुख्यमंत्री भजन लाल जी है, लेकिन साथ में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी है। केंद्र सरकार भी अपन पर शासन कर रही है और राज्य सरकार भी अपन पर ही शासन कर रही है। तो यह बातें वह है जो हम जानते हैं लेकिन जिनको अभिव्यक्त करना नहीं जानते हैं। और इनका अधिकार क्षेत्र ज्यूरिडिक्शन एक ही होता है, संवैधानिक गारंटी होती है। मतलब यहाँ पर कुछ ऐसे अधिकार होते हैं राज्य सरकार के, केंद्र सरकार के नागरिकों के, जिनके संविधान गारंटी देता है, उन्हें कोई नहीं छीन सकता है। संविधान में अकेले बदलाव नहीं हो सकता। हमारे संविधान के कुछ ऐसे अनुच्छेद है जिसमें बदलाव करने के लिए केंद्र की संसद के अलावा 2/3 राज्यों का समर्थन भी जरूरी है। 2/3 नहीं, आधे राज्यों का समर्थन भी जरूरी है। सर्वोच्च न्यायालय की भूमिका होती है। सर्वोच्च न्यायालय एम्पायर की तरह काम करता है। एक अधिकार रहता है
दो राज्य सरकारें या दो केंद्र सरकार या राज्य सरकार के मध्य विवाद होगा तो एम्पायर की भूमिका कौन निभाएगा? सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, जो दिल्ली में स्थित है। वित्तीय स्वायत्ता होती है, राज्य के अलग स्रोत होते हैं, केंद्र के अलग होते हैं। राज्य भूमि कर से, शराब कर से और अन्य टेक्सटाइल टैक्स से पैसा उगाता है, और केंद्र जीएसटी है, अन्य टैक्स से उगाते हैं। और यह क्या होती है? वित्तीय स्वायत्ता होती है। दोहरे उद्देश्य होता है। दोहरा उद्देश्य मतलब देश की एकता की रक्षा भी रहे और विविधता का सम्मान भी रहे। तो यह है संघवाद की 7 मुख्य विशेषताएं हैं। इन पर स्टार कर सकते हैं, ये आते ही है। अब हम चलते हैं अगली स्लाइड पर। अगली स्लाइड पर चलते हैं। भारत में संघीय व्यवस्था में 3 सूचियां हैं। सूचियां मतलब यहाँ पर 3 अलग अलग सूचियां हैं जिनमें अलग अलग विषय मतलब वह क्षेत्र जिन पर कानून बनाने की शक्ति संविधान में दी गई है। यह संविधान की 7वीं अनुसूची में 3 सूचियां बांटी गई है। पहली सूची है संघ सूची। पहली है संघ सूची। संघ का मतलब होता है केंद्र, तो यहाँ पर संघ सूची का तात्पर्य केंद्र सरकार। अब केंद्र के अधीन वह विषय आते हैं जो विषय देश की एकता, अखंडता, संप्रभुता के लिए जरूरी है, जैसे प्रतिरक्षा मतलब रक्षा, सेना, विदेशी मामले मतलब विदेशों के साथ संबंध, बैंकिंग, संचार और मुद्रा। भारत मुद्रा से समझो पूरे भारत में नोट केवल आरबीआई ही जारी करती है। आरबीआई के अलावा कोई अन्य संस्था नोट नहीं जारी कर सकती है, क्योंकि यह भारत की संप्रभुता से संबंधित है। संचार, डाकघर भी केंद्र के अधीन ही आते हैं। उसके अलावा एक और लिख सकते हो आप, उसे कहते हैं रेल। रेल भी किसके अधीन आएगी? केंद्र के अधीन। जहाज रानी किसके अधीन आएगी? केंद्र के अधीन। रेल के अलावा कौन कौन सी? जहाज रानी भी किसका आएगी? केंद्र के अधीन। ये चीजें किसके अधीन है? रेल है, जहाज रानी है। अब ये जहाज रानी का मतलब यहाँ पर नेविगेशन है, मतलब वह जो जहाज चलते हैं, समुद्र में व्यापार होता है, उनके बारे में। अब राज्य सूची। राज्य सूची में वह विषय आते हैं जो कानून व्यवस्था से राज्य के अंतर्गत है। इसको इस प्रकार समझो, जैसे पुलिस है, व्यापार है, व्यापार और वाणिज्य मिलते जुलती चीजें हैं। कृषि है, सिंचाई है, शराब है, शराब के अलावा पर्यटन है। ये सारी किस्में आती है राज्य सूची में। मतलब इन पर कानून कौन बनाएगा? राज्य ही बनाएगा। और ये जो अब आने वाली है समवर्ती सूची। अब समवर्ती का मतलब होता है, समवर्ती सूची का मतलब होता है इस समवर्ती सूची में क्या क्या आएंगे? इसमें वह विषय आएंगे जिनके ऊपर कानून केंद्र और राज्य दोनों ही बना सकते हैं। मतलब कानून बनाने पर केंद्र और राज्य दोनों का बराबर अधिकार है। लेकिन कभी आपसी टकराव हो, दोनों के मध्य कोई टकराव हो, तो उनके बीच में जो सर्वोच्चता मानी जाएगी वह केंद्र सरकार की मानी जाएगी। और इसके पीछे कारण यह है कि हमारा जो संविधान है वह विषम परिस्थितियों में बना था। उस समय भारत पाकिस्तान का विभाजन हो रहा था, उस समय अखंड एकता की चुनौती थी, और भारत अपने आप में बहुत मुश्किल से निर्माण हुआ था। इस कारण यहाँ पर तो आप देखना कि जो केंद्रीय शासन व्यवस्था है उसको ज्यादा प्रभावी बनाया गया है। मतलब संघ है तो संघ हमेशा शक्तिशाली रहेगा राज्य की अपेक्षा। इसी कारण केसी हियर और प्रोफेसर दुर्गादास बसु भारतीय संघ को अर्ध संघ कहते हैं। अर्ध संघ का तात्पर्य है ऐसा संघ जिसमें संघीय व्यवस्था कम हो। जैसे यहाँ पर नागरिकता दोहरी नहीं है, राज्य के सरकार के अधिकार बहुत कम है, यहाँ पर टैक्स के अधिकार बहुत कम है, यहाँ पर राज्य अपने आप में बहुत कुछ केंद्र पर निर्भर है। इसके बारे में अक्सर टकराव भी होते रहते हैं। जैसे कि अभी हमारी यहाँ मुख्यमंत्री थी बंगाल में ममता बनर्जी। अब ममता बनर्जी और नरेंद्र मोदी के बीच में अक्सर विवाद होते ही रहते थे। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री थे अभी तक स्टालिन।
अब तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन और भारत सरकार के बीच में थर्ड लैंग्वेज को लेकर विवाद होते हैं। तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री थे स्टालिन, और अभी वर्तमान मुख्यमंत्री है थालापति विजय। अभी तमिलनाडु में मुख्य समस्या है थर्ड लैंग्वेज की। और यह थर्ड लैंग्वेज की समस्या इस कारण आई है क्योंकि जो शिक्षा है वह समवर्ती सूची का विषय है। वहां पर केंद्र सरकार चाहती है कि 3 लैंग्वेज का फॉर्मूला लागू हो, लेकिन वहां की जो सरकार है, वहां की जो राजनीति है, वह चाहती है कि इंग्लिश और तमिल ही रहे। वह अपने ऊपर किसी भी तरीके से हिंदी को थोपना नहीं चाहते हैं। तो ये भी संघवाद की एक तरीके से वर्तमान समस्या है। उसके अलावा वन है, वन भी ये 1975 तक वन और शिक्षा ये राज्य सूची में थे, लेकिन 42वें संशोधन के द्वारा इनको राज्य सूची से निकालकर समवर्ती में डाला गया। और जैसा कि बताया जाता है कि 42वें संशोधन को लघु संविधान कहते हैं। 42वें संशोधन को लघु संविधान कहते हैं। इसके पीछे की बहुत दीर्घ और लंबी कहानी है जो अभी बताना कोई आवश्यक नहीं है। और उसके अलावा है विवाह और गोद लेना, जो पारिवारिक मामले हैं, इस पर भी एक नया कानून आने वाला है जिसको कहा जाता है यूनिफॉर्म सिविल कोड। जब ये आ जाएगा तो उसके बाद इस पर भी केंद्र सरकार के अधिकार घटेंगे। अब आता है अवशिष्ट शक्तियां। जैसा अवशिष्ट से तात्पर्य क्या बताया जाता है तो इसके बारे में समझे। अवशिष्ट मतलब जिनके बारे में संविधान कुछ नहीं कहता, संविधान मौन है। अब यहाँ पर सवाल आ सकता है कि संविधान मौन क्यों है? क्योंकि संविधान बनाने वालों को उस समय इनके बारे में पता ही नहीं था। जैसे उदाहरण स्वरूप कंप्यूटर, कंप्यूटर की का जो प्रयोग है 1970 के बाद शुरू हुआ, तो अंबेडकर, नेहरू, सरदार पटेल शायद ही कंप्यूटर के बारे में जानते होंगे। तो इस कारण उन्होंने संविधान भी कंप्यूटर के बारे में मौन है। साइबर कानून जैसे वर्तमान में ठगी है, साइबर क्राइम है, इसके बारे में भी संविधान मौन है। अब बताओ इसके ऊपर कानून कौन बनाएगा? तो यह संविधान बनाने वाले संविधान निर्माता ये व्यवस्था करके गए हैं कि इन पर कानून बनाने का कार्य केंद्र सरकार करेगी। कौन करेगी? केंद्र सरकार। संविधान बनाने वाली व्यवस्था करके गए हैं कि इन पर कानून बनाने का कार्य केंद्र सरकार करेगी। केंद्र सरकार के पास इसकी अक्षम्य क्षमता है। इसके बारे में केंद्र सरकार चाहे जो कानून बना सकती है, उस पर ऑब्जेक्शन खड़ा नहीं किया जा सकता। और तो और ऐसे मामलों पर सुप्रीम कोर्ट भी ज्यादा दखल नहीं देता है। यहाँ पर भारतीय संघ अपने आप में विविधता वाला संघ है। यहाँ 28 राज्य है। 28 राज्यों में से कुछ राज्यों के पास शक्तियां बहुत ज्यादा है। जैसे नागालैंड, नागालैंड अनुच्छेद 371 के तहत आता है। मतलब अपने यहाँ जो जमीन है राज्य की, सरकार की है, पर नागालैंड में जो जमीन है वहां के मूल निवासियों की होती है। और अनुच्छेद 371 के तहत ऐसे कुछ और प्रावधान भी है जो अपने आप में क्या है, बहुत ही विशेष है। जैसे कि वहां पर भारत का संविधान लागू नहीं होता है। एक जिला है वहां त्यांशांग, वहां पर भारत का संविधान लागू नहीं होता है। वहां पर भारत के संविधान से ऊपर क्या बताया गया है, वहां के जनजातीय कानून। मतलब वहां की जो जनजातीय अदालत है उसकी मान्यता सुप्रीम कोर्ट से ऊपर है। आश्चर्य मत कीजिए, यह केवल अपने भारत की ही बात है। अपने भारत में एक तरफ तो सख्ती से कानून लागू किए जाते हैं, एक तरफ जनजातियों को छूट दी जाती है। और जैसे दिल्ली है और चंडीगढ़ है, यहाँ पर, और पुदुचेरी है, जम्मू कश्मीर है, यहाँ पर इनको कोई नाम मात्र के अधिकार है, बहुत कम अधिकार है, बहुत ही कम विषय जिन पर एक कानून बना सकते हैं। और बना भी सकते हैं तो इनके ऊपर उपराज्यपाल का दखल रहता है। जैसा कि आपने सुना हो अभी कुछ घटनाओं के बारे में कि आज से 1-1.5 साल पहले जब अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री थे तो उनका और प्रधानमंत्री गवर्नमेंट है अभी भाजपा गवर्नमेंट विवाद रहता था। और यह विवाद तभी जार सुलझा जब रेखा गुप्ता ने वहां की सीएम की शपथ ली। तो यह विविधता बताती है।
मतलब राज्यों की स्थिति बराबर नहीं है, कुछ राज्य ज्यादा शक्तिशाली है, कुछ कम शक्तिशाली है। यह किस हिसाब से किया गया है? यह आवश्यकता को देखकर किया गया है। मतलब अपने यहाँ एकदम एक समान नियम नहीं अपनाए गए हैं, सभी को एक ही लाठी से नहीं हाँका गया है, सभी के साथ अलग अलग व्यवहार किया गया है। और अब देखते हैं कुछ पॉइंट कि जब भारत आजाद हुआ तो संघीय शासन व्यवस्था की क्या क्या चुनौती अपनाई गई। मतलब भारत आजाद होने के बाद क्या क्या किया गया ताकि संघीय शासन व्यवस्था बरकरार रखी जा सके। तो पहला तो भाषाई राज्य आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश पहला भाषाई राज्य 1953 में बना। कर्नाटक महाराष्ट्र बना। और गुजरात से अलग, गुजरात और महाराष्ट्र मिलकर पहले मुंबई कहलाते थे, उनको अलग करके एक अलग राज्य, दो राज्यों में विभाजित किया गया। कुल मिलाकर सभी जो जवाहरलाल नेहरू है, सरदार पटेल है, शुरुआत में भाषाई आधार पर राज्य नहीं चाहते थे। उनका मानना था इससे देश टूट जाएगा। लेकिन बाद में भाषाई आधार पर राज्य बनाए गए और राज्य बनने के बाद धीरे धीरे करके हमारा देश मजबूत ही हुआ है, कमजोर नहीं हुआ है। तो पहली नीति कौन सी है? भाषाई राज्य। पहली नीति अपनाई गई थी आजादी के बाद, वह भाषाई राज्य। भाषा के आधार पर पूर्ण राज्यों का पुनर्गठन। यह पुनर्गठन आयोग 1955 की सिफारिश पे किया गया है। 1955 में राज्य पुनर्गठन आयोग जस्टिस फजल अली की के नेतृत्व में बना था, जिसमें हृदयनाथ कुंजरू और गोपाल स्वामी अयंगर भी सदस्य। देश की स्वतंत्रता के बाद भाषाई राज्यों का जब मुद्दा उठा तो जो उस समय देश का नेतृत्व था सरदार पटेल और नेहरू जी, वह नहीं चाहते थे कि भाषाई आधार पर राज्य बने, क्योंकि इससे देश की एकता को कमजोर होने की आशंका थी। लेकिन लगातार जनता के दबाव के बाद 1953 में आंध्र प्रदेश पहला राज्य बना। पहला राज्य था आंध्र प्रदेश। जब आंध्र प्रदेश पहला राज्य बना, उसके बाद महाराष्ट्र, कर्नाटक जैसे राज्य भी बने। महाराष्ट्र और गुजरात दो राज्य एक पुराने मुंबई प्रांत को तोड़कर बनाए गए। इसी तरीके से भाषाई राज्य बने। भाषाई राज्य बनने से भारत मजबूत हुआ, न कि कमजोर हुआ। और भाषाई अस्मिता की राजनीति चलती रही, लेकिन इसने आखिरकार भारत को मजबूती किया, जो अपने आप में एक सकारात्मक पक्ष है। और जब देश आजाद हुआ तो भाषाई नीति का मुद्दा भी उठा। हिंदी को राजभाषा बनाया गया, लेकिन राष्ट्रभाषा नहीं, क्योंकि दक्षिण के राज्य और बंगाल में प्रचंड विरोध था और गांधी जी हिंदी के समर्थक थे, लेकिन हिंदी लागू नहीं की जा सकी। हिंदी को राजभाषा तो बनाया गया, लेकिन उसके साथ अंग्रेजी का महत्व भी जारी रहा, जो मात्र 15 साल तक रहने वाली थी 1965 तक, वह अभी तक बरकरार है। और अंग्रेजी का जो महत्व है वह अपेक्षाकृत हिंदी से अभी ज्यादा ही है। और इसके साथ संतुलित दृष्टिकोण अपनाने के लिए 22 अनुसूचित भाषाओं को भी अपनाया गया। जो जो 22 भाषाएं वह 8वीं अनुसूची में अपना स्थान रखती है। और ये आप संविधान की अनुसूचियों में देख सकते हैं। केंद्र और राज्य संबंधों की बात करें तो 1990 के दशक के बाद गठबंधन सरकारों का महत्व बढ़ा और केंद्र में स्थानीय दलों का दखल बढ़ा। और स्थानीय दलों के दखल के कारण लगातार सरकारें राज्यों की मनमानी मानने पर मजबूर हुई। राज्य लगातार अपने लिए मांग मनवाते रहे, जैसे आंध्र प्रदेश है, बिहार है। कुछ राज्यों ने अपने लिए विशेष राज्यों का दर्जा भी हासिल कर लिया। और एक जो टॉपिक हमें देखना है वह है कि संघ के निर्माण के दो तरीके। पहला है साथ आकर संघ बनाना, जिसे कहते हैं कमिंग टुगेदर, और दूसरा है होल्डिंग टुगेदर। मतलब एक तो है साथ आकर संघ बनाना और एक है साथ लेकर, मतलब पहले से ही संघ है लेकिन उसमें राज्यों का निर्माण होना। उसे ये दो तरीके अपेक्षाकृत अपनाए जाते रहे। भारत के मामले में दूसरा तरीका चलेगा। यहाँ पर भारत देश पहले बना और देश ने अपने हिसाब से राज्य बनाए। अलग अलग राज्यों ने भारत नहीं बनाया है। तो इस कारण भारत में दूसरा तरीका साथ लेकर, मतलब भारत में
राज्य बने हैं भारत की सुविधा के लिए। तो भारत में चलेगा 7 लेकर, लेकिन जैसा हम उदाहरण लेते हैं यूएसए और स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रेलिया का, यह वह देश है जिन्हें अलग अलग राज्यों ने मिलकर बनाया है। अमेरिका पहले 13 उपनिवेशों थे ब्रिटेन के, वह 13 राज्य स्वतंत्र हुए और उन्होंने खुद की अस्मिता को बचाने के लिए एक संघ बनाया। इसी कारण उसका नाम यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है, जिसके राष्ट्रपति अभी वर्तमान में ट्रंप है। ट्रंप की नीतियों का प्रभाव तो आप जानते ही है, पूरा विश्व भुगत रहा है। वह उसी संघ के, अमेरिका में एक देश नहीं है, वहां 50 अलग राज्य है, एक तरीके से देश के बराबर ही महत्व रखते हैं। लेकिन अमेरिका क्या बन गया, एक तरीके से संघ है। तो अमेरिका कैसा संघ है, 7 आकर, पहले राज्य आए और राज्यों ने संघ बनाया। इसे अमेरिका को क्या कहा जाता है, अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ। अमेरिका है अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ, मतलब राज्य कौन से है, अविनाशी राज्य, और संघ भी कौन सा है, संघ भी कौन सा है, अविनाशी, मतलब इनका नाश नहीं हो सकता है, अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ। जबकि भारत में जो राज्य है वह क्या है, विनाशी, विनाशवान है, मतलब राज्य खत्म हो सकते हैं। जैसे अभी जम्मू कश्मीर राज्य खत्म हुआ है 2019 में, मतलब यहां पर राज्य खत्म हो सकते हैं, लेकिन संघ क्या है, अविनाशी, लेकिन भारत खत्म नहीं हो सकता है। तो संवैधानिक रूप से भारत क्या है, विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ, जबकि अमेरिका क्या है, अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ। और ये हमने देख ही लिए थे, और अब हम आगे चलते हैं विकेंद्रीकरण पर। विकेंद्रीकरण 1992 में अपनाया गया। अब विकेंद्रीकरण की परिभाषा जानो कि विकेंद्रीकरण किसे कहते हैं। विकेंद्रीकरण किसे कहते हैं, 1992 में विकेंद्रीकरण अपनाया गया। विकेंद्रीकरण का मतलब होता है जब सत्ता या शक्तियां स्थानीय सरकारों को दी जाती है, केंद्र और राज्य सरकारों से लेकर, मतलब केंद्र और राज्य सरकार अपनी कुछ शक्तियां, मतलब कुछ ऐसे अधिकार जो उनके पास है वह स्थानीय सरकारों को दे देते हैं, तो उसे विकेंद्रीकरण कहते हैं। तो विकेंद्रीकरण के अंतर्गत क्या क्या किया गया 1992 के संशोधन में। 1992 में 73वां संशोधन हुआ संविधान में, जिसके अंतर्गत कुछ अधिकार दिए गए, किसको, स्थानीय सरकारों को, जिन्हें विकेंद्रीकरण कहा जाता है। पहला है कि चुनाव नियमित होंगे, मतलब चुनाव करवाना संवैधानिक रूप से जरूरी है। कोई विषम परिस्थितियां हो तभी चुनाव टाले जा सकते, जैसे कि राजस्थान में भी टले हुए, 6-7 साल हो गए अभी तक चुनाव नहीं हुए। दूसरा है आरक्षण, एसटी एससी और ओबीसी को पंचायतों में आरक्षण दिया गया है और नगर पालिकाओं में आरक्षण दिया गया है, जैसा कि आप जानते ही है। आरक्षण का मतलब इनको हिस्सेदारी दी गई है। और उसके अलावा क्या क्या किया गया है, महिलाओं को 1/3 आरक्षण अनिवार्य किया गया है। राजस्थान में यह आरक्षण 50% तक है, मतलब राजस्थान और अन्य राज्यों के मुकाबले प्रगतिशील है। यह अपने लिए गर्व की बात है, मुस्कुराइए कि आप राजस्थान में हो। और राज्य चुनाव आयोग बनाया गया। राज्य चुनाव आयोग जैसे केंद्र में विधानसभा लोकसभा का चुनाव जो चुनाव आयोग करवाता है, उसी तरीके से पंचायतों को और नगर पालिकाओं का चुनाव करवाने के लिए राज्य चुनाव आयोग बनाया गया। राजस्व का बंटवारा किया गया, पंचायतों को नगर पालिकाओं को अपना टैक्स लेने का अधिकार दिया गया। जैसे पट्टे जारी करना, इन पर पंचायतें टैक्स लेती है, उनके पास इनकम होती है और इनकम से वह संचालन करने में आसानी रहती है। और उसके अलावा अब जो निष्कर्ष है वह यह है कि भारत में जो केंद्रीय व्यवस्था है, जो संघीय व्यवस्था है, वह अपने आप में दुनिया में सबसे बड़ा प्रयोग है। इसके अंतर्गत 36 लाख प्रतिनिधियों का चुनाव किया जाता है, 33% महिला आरक्षण है और 1992 में ऐतिहासिक संशोधन हुआ। और इसमें बहुत सारी कमियां हैं
और कमियों के साथ यह संघीय व्यवस्था चल रही है। जैसे पहली कमी तो यह है कि पंचायतों में शासन ढंग से नहीं हो पाता है, वहां पर भ्रष्टाचार ज्यादा है, लोगों में जागरूकता की कमी है, और ग्राम सभाओं की जो मीटिंग है वह नाम मात्र की होती है। वह नाम मात्र की होती है। यहाँ पर देखने वाली बात है, जो स्थानीय शासन है उसको जब शहरी स्तर पर तीन भागों में बांटा गया है। पहला है छोटे नगरों के लिए नगर पालिका है, जैसे झालरापाटन में है, झालावाड़ में है, जालौर में, यहाँ पर क्या है, नगर पालिका है। यहाँ पर आबादी 20,000 से 1 लाख के बीच में है। फिर है नगर परिषद, यह थोड़े बड़े शहरों में 1 लाख से 5 लाख के बीच में। नगर पालिका में भी चेयरमैन होता है, नगर परिषद में भी चेयरमैन होता है। अब नगर निगम जयपुर है, दिल्ली है, इनमें नगर निगम होता है और यहाँ पर मेयर शासन संभालते हैं। और अब हम समझते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायती राज का शासन। पंचायती राज जो महात्मा गांधी का सपना था, पूज्य बापू का, उनका यह सपना किस तरीके से पूरा, गांधी जी चाहते थे कि जो राज्यों का अधिकार है, पंचायतों का अधिकार है, वो इतना रहे कि पुलिस से लेकर सारा प्रशासन पंचायतों का अधीन रहे। लेकिन उस समय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो संविधान निर्माता है और पंडित जवाहरलाल नेहरू पंचायतों की शक्तियों के खिलाफ थे। तब आखिरकार बापू का सपना 1992 में कुछ पूरा हुआ। तब बापू के सपने का भारत देखते हैं पंचायती राज। तो पहला है ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत में ग्राम सभा होती है, जिसमें 18 वर्ष से ऊपर के सारे नागरिक भाग लेते हैं। यह संसद का काम करती है। और एक सरपंच होता है। वो सरपंच एक तरीके से, सरपंच और मेंबर जितने हैं उनको आप प्रधानमंत्री और मंत्री मान लो गांव के। यह सबसे छोटा लोकतंत्र है। यहाँ पर ग्राम सभा है, वह प्रत्यक्ष लोकतंत्र का प्रतिनिधित्व करती है। और अब नंबर 2 पर आते हैं पंचायत समिति। पंचायत समिति, पंचायत समिति में प्रधान रहता है और प्रधान का कार्य पंचायतों को फंड देना और संचालन का काम करना है। और जिला स्तर पर जो होती है उसे जिला परिषद कहते हैं। और जिला परिषद का जो अध्यक्ष होता है उसे जिला प्रमुख कहते हैं। यह पंचायती व्यवस्था का सबसे बड़ा पद है। जिला परिषद का काम कुछ विकास कार्य करवाना और पंचायत समिति और पंचायतों पर निगरानी रखना है। इसी के साथ इस अध्याय की समाप्ति होती है। जय हिंद, जय भारत, महात्मा गांधी की जय।